कराची के सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान थी। सेठ आबिद शेख आबिद हुसैन के वालिद की बाबत बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था। वो सराफा बाजार में एक हाथ में कैंची लेकर घुमा करते थे। जहां किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें देखते वहीं कैंची से उसकी मूंछें काट देते थे। उनके 6 बेटे थे जो सब के सब अरबपति थे। सब आज कहाँ हैं इसके बारे में इल्म नहीं, जिंदा भी हैं या नहीं। इन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी, जिसे सेठ आबिद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सेठ आबिद के बारे में ही बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पर सेठ आबिद के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हकीकतन मालूम होगा कि सेठ आबिद कौन था। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक सबसे ज्यादा जल्द पहुंचने वाले थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनकी एक बेटी नुसरत शाहीन और 3 बेटे हैं। दोनों छोटे बेटे गूंगे बहरे और माजूर हैं और अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अयाज महमूद, जो हाफिज कुरान थे और कराची दीना हाल में नमाज तरावी पढ़ाया करते थे, उनको लाहौर में कुछ अरसा कबल कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ सेठ आबिद ने हैरत अंगेज तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई थी। जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर शदीद पाबंदियां लगा रखी थीं, तो सेठ आबिद वो शख्स थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। किस तरह से पाकिस्तान पहुंचाया और पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब किए। उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे गए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। फिर कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने आए और सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की बेटी बेनज़ीर सेठ आबिद की तहवील में थी, जिस पर दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रिहा कर दी गईं। सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्सियत कौन थी और किस तरह से काम किया करती थी, और तमाम तर सूरत हाल में किस तरह से इतनी मतवाज़न शख्सियत का ये शख्स हामिल था। इस बारे में एक यादगार के तौर पर एक शख्स लिखते हैं कि शेख आबिद हुसैन के बारे में सत्तार भाई ने जो कुछ मुझे बताया, उसके बाद मुझे उनके बारे में जानने की मजीद ख्वाहिश पैदा होती चली गई। सबसे पहले तो ये कि अपने सारे भाइयों में वो सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले हैं। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। पब्लिक रिलेशनिंग का उन्हें सिरे से कोई शौक नहीं। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा है। उनके दोनों बेटे अमेरिका में किसी बोर्डिंग, रिटायर्ड छोटे बेटे गूंगे बहरे और दोनों अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। उनके सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अयाज महमूद को लाहौर में कुछ अरसा कबल कत्ल कर दिया गया था। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि ये उस शख्स की तहरीर में दर्ज है, इस वजह से हम आपको लफ्ज बलफ्ज बता रहे हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए जब पीपल्स पार्टी को देने के लिए इनकार कर दिया तो भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ न लग सके। इसी ज़माने में मुझे अपनी मामूजाद बहन के घर, जो शहीद मिल्लत रोड की मतवाजी सड़क सिंध ट्रेडर्स सोसाइटी में वाक़ था, जाने का इत्तेफाक हुआ। घर से बाहर निकलकर मैंने देखा कि एक बड़े से मकान के बाहर फौजी ट्रक खड़े हैं। वो वहाँ किसी को गिरफ्तार करने आए थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वो सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठाकर लंदन ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करवा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में थी। बाहर कैफ दोनों में ये समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनज़ीर भुट्टो रिहा कर दी गई। ये बात पाकिस्तान के अवाम से ढकी छुपी नहीं कि जनरल ज़ियाउल हक की दुख्तर ज़ैन ज़िया बच्ची थी।
उसे भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा बेहद पसंद थे, लिहाजा जनरल जियाउल हक ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल रखे थे और वो जनरल जिया के यहाँ ही क़याम करते थे। सुल्तानी गवाह के मुताबिक मुमकिन है आपको ये जानकर तअज्जुब और हैरत हो कि भुट्टो के कसूरी कत्ल में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई हुई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बरादर निस्बती यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया था, वहीं उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लिए। इधर सेठ आबिद के दोनों बेटे जो अमेरिका में मुकीम हैं, इनके दरमियान गहरी दोस्ती की एक वजह यह भी रही होगी। कराची में एक इदारा बच्चों को इमदाद फराहम करता है और ये डिसेबल्ड बच्चों को इमदाद फराहम करता है, देवा अकेडमी, जो इस किस्म के काम करती है और मुख्तलिफ तौजीहात और मुख्तलिफ तरजीहात के तहत ये काम किए जाते हैं। इस इदारे की मुनक़िदा एक तकरीब में सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक सेठ आबिद के हमरा शरीक थे। तकरीब के दौरान तकरीब के मुंतज़मीन ने कोका कोला से मेहमानों की तवाज़ो की। कोका कोला पीने के दौरान उसके चंद कतरे सेठ आबिद के बुस्कोट, वाज़े रहे कि पतलून और बुस्कोट सेठ आबिद का पसंदीदा लिबास है, उस पर गिर गए। सदर मुमलिकत जियाउल हक ने झट अपनी जेब से रुमाल निकाला और इन धब्बों को साफ करने में मशगूल हो गए। ये गर्दशे अयाम नामे किताब लिखी गई और काजी मोहम्मद अख्तर जूनागढ़ी की ये किताब थी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस शख्स के बारे में लिखा था। अब अगर जिक्र किया जाए उस तमाम तर कोशिशों का जो कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए की गई, तो उसमें इस शख्स का भी नाम बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की, तो पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का आगाज 1960 में हुआ। मुहिब्बे वतन और बासलाहियत डॉक्टर IH उस्मान ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नाम से एक इदारा एस्टेब्लिश किया। इनके फ्रांसीसी एटॉमिक एनर्जी और इटली में एटॉमिक एनर्जी सेल के सीनियर्स लोगों से ताल्लुकात थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में एटमी ताकत बनना है। उन्होंने सबसे पहले नौजवान होनहार पाकिस्तानियों को फ्रांस और इटली में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। 1963 में डॉक्टर IH उस्मान ने सदर जनरल अयूब खान को फ्रांस के एटॉमिक एनर्जी प्लांट खरीदने का पूरा प्लान बना कर दिया और उनको बताया कि फ्रांस हमें एटॉमिक एनर्जी की टेक्नोलॉजी भी देगा। इस वक्त रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट की कीमत भी बहुत कम है और सदर जनरल अयूब खान को इस बात से भी आगाह किया कि आने वाले दिनों में रीप्रोसेसिंग प्लांट मिलने बंद हो जाएंगे और इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी क्योंकि इस पर पाबंदी लग जाएगी। सदर जनरल अयूब खान ने रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट खरीदने की इजाजत दे दी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे। 1963 या 1964 में सदर जनरल अयूब खान फ्रांस के दौरे पर गए। ये तय हो चुका था कि सदर फ्रांस और सदर जनरल अयूब खान इस माहदे पर दस्तखत करेंगे। सदर जनरल अयूब खान फ्रांस गए और जिस दिन माहदे पर दस्तखत होने थे, पाकिस्तान ने उससे एक दिन पहले रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट खरीदने का इरादा तर्क कर दिया। तय ये पाया कि पाकिस्तान ये मुआहिदा पेश नहीं करेगा। जब सदर जनरल अयूब खान फ्रांस के दौरे से वापस आए तो उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें मुसर्रत हुसैन ज़ुबैरी, गुलाम इसाक खान के अलावा एक और आदमी शामिल थे। उसको ज़ुबैरी कमेटी कहते थे। इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश करना थी कि रीप्रोसेसिंग प्लांट फ्रांस से क्यों नहीं लिया गया। ज़ुबैरी कमेटी ने 1967 में रिपोर्ट पेश की जो ये थी कि कुछ सीनियर सिविल सर्वेंट ने इस एटमी प्लांट के खरीदने में रुकावट डाली, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम इसाक खान और डिफेंस सेक्रेटरी गयासुद्दीन अहमद पेश थे। उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट्स को मुख्तलिफ रिपोर्टों में उलझा दिया गया और 2-3 साल तक ये रिपोर्ट इधर उधर घूमती रही। इस कमेटी ने भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सिफारिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने भी कमेटी की सिफारिशात को तस्लीम किया। 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, भारत ने अगस्त में पहला एटमी धमाका किया। उस पर पाकिस्तान आर्मी भी बड़ी परेशान हुई। उनका इस पर शदीद रद्द अमल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा, ये कैसे हो गया? पाकिस्तान एटमी ताकत रखने से पीछे क्यों रह गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि इसकी इंक्वायरी कैबिनेट डिवीजन में मिलिट्री विंग करेगा। स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने ब्रिगेडियर हबीब अकबर और कमांडेंट तारिक मजीद को जिम्मेदारी सौंपी। ब्रिगेडियर हबीब अकबर दिल के मरीज थे, इसलिए इंक्वायरी की ज्यादा जिम्मेदारियां कमांडेंट तारिक मजीद ने निभाई। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हेडक्वार्टर और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेफ में रखी तमाम फाइलों को पढ़ा गया और फिर एक रिपोर्ट मुरतब की गई। उसके बाद वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर एटमी प्रोग्राम प्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी।
पाकिस्तान में रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट लाने में सेठ आबिद हुसैन ने जुल्फकार अली भुट्टो की मदद की। वो बहरी जहाज के जरिए रीप्रोसेसिंग एटमी प्लांट पाकिस्तान लेकर आए। 31 मई 1976 में जुल्फकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री यानी पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए। बाद अज़ां 1 मई 1981 में जनरल ज़ियाउल हक ने इस रिसर्च लेबॉर्ट्री का नाम तब्दील करके डॉक्टर AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रखा। साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। कायदे अवाम का खिताब पाने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही वो हुक्मरान हैं जिन्होंने एटमी प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की ठान ली। लेकिन याद रहे कि कहा जाता है, तारीख दान ये लिखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी सेठ आबिद पाकिस्तान के काम आया, और अगर सेठ आबिद ना होता तो शायद पाकिस्तान एटमी ताकत ना बनता।